हाय एवरीवन। सोवियत यूनियन के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को कोल्ड वॉर के अंत का असली कारीगर कहा जाता है। इस्तीफा देने के 3 दशक बाद 30 अगस्त को मॉस्को के एक अस्पताल में उनका देहांत हो गया। सोवियत में ये बहुत आम बात नहीं है। वहाँ के लीडर्स अक्सर या तो बुढ़ापे के अंत तक सत्ता में बने रहते हैं, नहीं तो कोई राजनीतिक हथियारों के गोली में अपना जान गंवाते हैं। इस महीने में गोर्बाचेव भाग्यशाली थे। 1991 की क्रिसमस की रात जब उन्होंने सोवियत यूनियन का आखिरी राष्ट्रपति के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया और नया रशिया के नेतृत्व उनका ही समर्थक और आलोचक बोरिस येल्त्सिन के पास चला गया, तो ये भाई साहब रातों रात एक आम आदमी बन गए। आज की पीढ़ी अमेरिकी पिज्जा कंपनी पिज्जा हट या हैंडबैग कंपनी के एडवर्टाइज से गोर्बाचेव को पहचानते हैं, पर ये कम लोग ही जानते हैं कि अगर ये इंसान 80 के दशक में क्रेमलिन में नहीं होता तो कोल्ड वॉर कभी भी आग पकड़ सकता था। और अगर ऐसा हुआ होता तो कई पीढ़ियों के अस्तित्व पर भी एक बड़ा सवाल उठ सकता था। गोर्बाचेव का सबसे अच्छा समय क्या था? स्टालिन या ब्रेजनेव की तरह लंबे समय तक नहीं, उनका कार्यकाल केवल 6 साल 1985 से 1991 तक था। इस समय में युद्ध के बाद की दुनिया में शांति का माहौल बनाने के लिए उन्होंने जो किया है वो भूलने लायक नहीं है। वो एक रिफॉर्मर थे, लेकिन वो कैपिटलिज्म के रिफॉर्मर नहीं थे। वो ना तो सोवियत यूनियन का अंत चाहते थे, ना ही सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का अंत। ये सिर्फ समाजवाद का इंसानियत वाला चेहरा चाहते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि आर्थिक असमानता को मिटाने के लिए समाजवाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय माहौल शांतिपूर्ण नहीं है तो अपने ही देश में टैक्स का ज्यादातर पैसा हथियार खरीदने के लिए खर्च किया जाएगा। सिटीजन्स की एजुकेशन, हेल्थ और सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट की जरूरत पूरा नहीं हो पाएगा। क्रेमलिन में अपना पोजीशन संभालने से पहले वो डिफेंस पर खर्च किए गए सोवियत जीडीपी के हिस्से से हैरान थे, जो कि जीडीपी के 26% था। साउथ रशिया के विशाल मैदानों में बसे एक किसान परिवार में पले बड़े गोर्बाचेव ने अपना बचपन अपने पिता के साथ खेतों में काम करते हुए बिताया। कभी कभी दिन में 20 घंटे भी काम किया। तो वो ऐसा आदमी तो बिल्कुल नहीं थे जो पहले से चीजें डिसाइड करते हैं और फिर काम पे उतरते हैं। 1985 में पार्टी और सरकार के जिम्मा संभालने के बाद उन्होंने खुद की एक्सपीरियंस से कार्रवाई का फैसला किया। वो समझ गए थे कि कुछ प्रभावशाली लोगों के कहने पर देश का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और इसके लिए लोग विरोध भी नहीं कर रहे थे क्योंकि सरकार के शासन में किसी को भरोसा भी नहीं था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने 2 उपाय निकाले। पहला पेरेस्ट्राइका यानी पुनर्गठन, और दूसरा ग्लासनोस्ट यानी कि ट्रांसपेरेंसी। पर कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों की मजबूत बाधाओं के कारण ये इकोनॉमी को ठीक से रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर पाए थे। लेकिन सोवियत यूनियन में नवनिर्मित ग्लासनोस्ट के प्रसारों को देखने के लिए हर जगह बड़ी उत्सुकता थी। 1989 में उनके प्रयासों से टीवी कैमरा के सामने सर्वोच्च सोवियत का चुनाव हुआ। इसके साथ ही टीवी पर पार्लियामेंट का चर्चा और वोटिंग सीधा प्रसारण होने लगा। उनके उत्साह से स्थापित समाचार पत्र नोवाया गेजेटा ने गोर्बाचेव के मृत्यु पर प्रकाशित शोक संदेश में लिखा, कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक एकाधिकार टूट गया, साथ ही उसके शक्ति का रहस्य भी। गांधी और टॉल्स्टॉय की तरह गोर्बाचेव भी अहिंसा के सपोर्टर थे। वो समझ गए थे कि अगर रशिया परमाणु मिसाइलों का पहाड़ जमा करता है तो अमेरिका कभी भी अपना स्टॉकपाइल को कम नहीं करेगा, ना ही बाकी परमाणु शक्तियां भी कम करेंगे। तब से ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के प्रबल समर्थक बन गए और कई देशों में एनपीटी के प्रकाश में बोलने लगे। उनकी नजर 2 नेशनल लीडर्स पे पड़ी जो दुनिया भर में शांति लाने में उनकी मदद कर सकते थे। ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। गोर्बाचेव और मोहनदास गांधी दोनों शांति और न्याय के समाज चाहते थे। दोनों को अपने प्रयासों का श्रेय मिला है। गोर्बाचेव को नोबेल पुरस्कार भी मिला है, फिर भी उनमें से किसी को भी पूर्ण सफलता नहीं मिली। गांधी ने गलती से सोच लिया था कि उनके प्रयासों से हिंदू मुस्लिम लड़ाई बंद हो जाएगी। उस गलती का कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। गोर्बाचेव ने गलती से ये मान लिया था कि सभी अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन की तरह दूरदर्शी होंगे, पर अगला राष्ट्रपति बुश चाहते थे कि किसी भी तरह उनके कार्यकाल के दौरान यूएसएसआर की नामो निशान मिटा दिया जाए, चाहे गोर्बाचेव के द्वारा हो या येल्त्सिन के द्वारा। अंत में येल्त्सिन आया, लेकिन रूसी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया। एटॉमिक स्टॉकपाइल में कमी और विश्व शक्ति के एटीट्यूड में कमी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो नहीं हो पाया। इसका परिणाम अब सामने आ रहा है।
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस विचार के वर्तमान प्रस्तावक है। सोवियत यूनियन का समय रशिया का स्वर्ण युग था। तानाशाही और उग्रवाद समाजवाद के एक हिस्सा आज भी है। दिलचस्प बात तो ये है कि चीन का प्रेजेंट लीडर शी जिनपिंग की भी यही विचारधारा है। यदि बुश को वाहवाही पाने की इतनी जल्दी नहीं होती तो गोर्बाचेव कुछ और दिनों के लिए सत्ता में होते। शायद गोर्बाचेव रशिया से ही वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण प्रक्रिया शुरू करने में कामयाब होते। शायद आज दुनिया परमाणु अस्त्र से मुक्त होता, पर ऐसा नहीं हुआ। यह था अपना आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे नए विषय पे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।